अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर सदन में माननीय सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित सुझाव प्रस्तुत किए और वन एवं पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज कुल 54 माननीय सदस्यों ने इस डिबेट में भाग लेकर के वन एवं पर्यावरण के प्रति गंभीरता प्रदर्शित की। इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देते हुए विनम्रतापूर्वक आभार भी प्रकट करता हूं। वन एवं पर्यावरण पर 87 माननीय सदस्यों ने कुल 267 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन कटौती प्रस्ताव के जवाब संबंधित माननीय सदस्यों को अतिशीघ्र भिजवा दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो माननीय सदस्यों ने सदन के अंदर बात रखी है, यदि आप और सदन मुझे अनुमति देगा तो मैं एक माननीय सदस्य ने जो यहाँ बात रखी है उसका जवाब भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को देने को तैयार हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस प्रतिष्ठित सदन में के समक्ष गर्व और गहरी जिम्मेदारी की भावना के साथ खड़ा हूं, क्योंकि हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय राजस्थान के वनों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत प्रबंधन पर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान जो विस्तृत थार मरुस्थल से लेकर हरित अरावली पहाड़ियों तक के विविध भौगोलिक स्वरूपों के लिए जाना जाता है, अपने विश्व में अनूठे परिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। हमारे वन केवल जैव विविधता का स्रोत ही नहीं, बल्कि जल संरक्षण, जलवायु स्थिरता और हमारे नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए भी परम आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अपनी परंपरा के अनुसार सदियों से वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कर संकल्पित रहा है। अमर शहीद माता अमृता देवी और उनकी बेटी आशु, रत्नी और भागु और वृक्षों के लिए सर कटाने वाले 363 विश्नोई समाज के पर्यावरण शहीदों के प्रारंभ करके आज दिनांत तक वन एवं वन जीवों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद वनकर्मी श्री हरि सिंह जी, श्री किरोड़ीमल जी, श्री शिव सिंह जी, श्री नवन किशोर सैनी जी, श्री हरिराम जी, श्री बशीर खां जी, श्री हनुमान सिंह जी, श्री शिवलाल गुर्जर जी, श्री हनुमान प्रसाद जी, श्री धन सिंह जी, श्री कोजाराम जी, श्री राम गोपाल पुरी जी, श्री कल्याण सिंह जी, श्री निहाल सिंह जी, श्री नारायण मीणा जी, श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी, श्री गंगा सिंह जी, श्री किशोर सिंह जी, श्री सुखवीर सिंह जी, श्री घीसू सिंह जी, श्री शायर सिंह जी, श्री रामपाल सैनी जी, श्री किशोर कुमार जी को सर झुकाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंछी चाहे चहके फूल मुस्काएं, हम भी खुशहाल जीवन पाएं, चलो कसम अब खाते हैं, धरती को स्वर्ग बनाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में कुल वन क्षेत्र 33,014 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.64% है। राजस्थान शुष्क जलवायु वाला प्रदेश है, जिसमें अल्प वर्षा और सर्दी एवं गर्मी के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में काफी अंतर देखा जाता है। ऐसी विषम परिस्थितियों के उपरांत भी राजस्थान राज्य में भारतीय वन स्थित ई रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य का वन आवरण 16,548.21 वर्ग किलोमीटर तथा वृक्षा आवरण 10,841.12 किलोमीटर है। राज्य वन नीति 2023 के अनुसार आगामी 2 दशकों में राज्य के वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ये बात मैं सदन में बैठे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि आपकी सरकार के 2 वर्ष उपरांत 2020 में जुलाई में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 21,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया गया था और हम दूसरे साल में शुरू हुए हैं, जिसके मुकाबले वर्ष 2025 की जुलाई में 71,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया जाएगा। यानी कि अगर 2 साल आपका कार्यकाल और हमारा 2 साल शुरू होने वाला जुलाई तक लगभग 31,000 हेक्टेयर का हम आपको बेनिफिट हम आगे लेके जा रहे हैं इस वृक्षारोपण को लेकर के। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ बातें ही नहीं करते, करके भी दिखाते हैं। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने एक पेड़ मां के नाम, प्रधानमंत्री जी के कोड को लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी के वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर के बहुत सारी बातें करी। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि देश में पौधारोपण के साथ साथ पौधों को जीवित रखने और उनके साथ
भावनात्मक लगाव को महत्व देने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 को एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राज्य को आवंटित 3 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध, अब सुनना आप सब सदस्य जिस कोर्ट को कर रहे थे बार बार, 3 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक भारत सरकार के मेरे लाइफ पोर्टल पर सभी विभागों, आमजन, एनजीओ, औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा लगभग 6 करोड़ पौधे लगाए जाकर उनकी संख्या में फोटो अपलोड किए जा चुके हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, इनकी तरफ तो बाद में देख लेना यार, मैं दोबारा सुन तरीके से बता भी दिया, मैंने इशारा कर दिया। मैं दोबारा बताता हूं आपको, आपने सुना नहीं शायद। माई लाइफ पोर्टल पर सभी विभागों, आमजन, एनजीओ, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, आमजन द्वारा लगभग 6 करोड़ पौधे लगाए जाकर उनकी संख्या में फोटो अपलोड की जा चुकी है। और मुझे ये बात कहते हुए गर्व भी हो रही है और हम सब सदस्यों को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए और विशेष रूप से राजस्थान के आमजन को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए, क्योंकि देश के माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के 114वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान की सराहना करते हुए कहा, जब दृढ़ संकल्प और सामूहिक भागीदारी का संगम होता है तो समाज के लिए अद्भुत परिणाम सामने आते हैं। राजस्थान ने अगस्त महीने में 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर जन भागीदारी का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्रम में मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सभी जिलों के मातृवन की स्थापना की जा चुकी है और मैं इस अवसर पर सभी से अपील करता हूं कि मातृवनों में अन्य स्थलों पर पौधारोपण का कार्य कर राज्य सरकार के पौधारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना विशेष योगदान दें। और विशेष रूप से अभी माननीय झावर सिंह जी कह रहे थे कि दादी के नाम एक पौधा का कार्यक्रम शुरू किया जाए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ पौधा के नाम और मातृवन लगाने का माननीय मुख्यमंत्री जी का केवल मकसद यही था कि हम अपने पूर्वजों की याद में या अपने माता पिता की राज में वहां पौधारोपण करें और इस प्रकृति को संरक्षण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। प्राणी हित में हम करें वृक्षारोपण, आज संतति के हित में यही प्यार भरा आगाज। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए। अरे बैठ जा, तू बोलो जब ना बोले। आप अपना चालू और सुन, तेरे को तो अलवर लोकसभा की क्षेत्र की जनता ने भी बैठा दिया। मंत्री जी इधर संबोधित करिए, बैठ जा, उनको मत, आप बैठो। अरे माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 जून 2024 राजस्थान सरकार द्वारा मिशन हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान प्रारंभ किया गया। विभिन्न विभागों, आमजन, एनजीओ, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जोड़ते हुए 7 करोड़ 22 लाख पौधे रोपित किए गए। वन विभाग द्वारा 78,758 हेक्टेयर वन भूमि पर 2 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए गए। अन्य विभागों और संस्थाओं की योजना अंतर्गत 4.12 करोड़ पौधे लगाए गए, जिसका विवरण मैं सदन की पटल पर रख दूंगा। इसके अतिरिक्त आमजन द्वारा 60 लाख पौधे रोपित किए गए। 78,758 हेक्टेयर वन भूमि पर कराए गए पौधारोपण क्षेत्र में विभिन्न विभागों द्वारा वन्य जीवों के हैबिटेट सुधार में प्रवेश की उपलब्धता हेतु वन क्षेत्र में ग्रासलैंड विकास कार्य भी कराए गए। अध्यक्ष महोदय, मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाने की तैयारी 550 विभागीय नर्सरियों में वितरण हेतु नाबार्ड, RFBP रिवॉल्विंग फंड, फार्म फॉरेस्ट्री, RFDBP योजना के तहत 5.84 करोड़ पौधे तैयार करने हेतु बजट आवंटन कर दिया गया है, जिनकी पौधा तैयारी प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त 2.16 करोड़ पौधे प्रत्यक्ष से वन विभाग द्वारा विभिन्न नर्सरियों से पौधे की तैयारी कर वन विभाग पर आगामी मानसून में रोपित किए जाएंगे। वृक्ष ही प्रकृति का श्रृंगार, वृक्ष ही पर्यावरण का विस्तार। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार की ग्रीन कॉरिडोर योजना के तहत अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए 19 जिलों अजमेर, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, नागौर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पाली, सिरोही एवं राजसमंद में कैंपा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, जलवायु परिवर्तन एवं मरुप्रसार रोक एवं राज्य योजनाओं के अंतर्गत 30,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य कराया जाएगा।
वहां जुलाई 2025 में इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य कराया जाएगा। एक जिला एक प्रजाति माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश सभी विभागों को दिया गया है, उसी के तहत एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम कर प्रत्येक जिले के लिए एक मुख्य प्रजाति का एक सहायक प्रजातियों का चयन स्थानीय प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाकर विभागीय नर्सरियों में वितरण हेतु पौधे तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही वन भूमि पर स्थानीय प्रजातियों के पौधारोपण को भी महत्व दिया जा रहा है। नवीन नर्सरी प्रदेश में पौधारोपण तैयार करने हेतु 39 नवीन नर्सरियों की स्थापना हेतु आधारभूत संरचनाएं एवं बीज भंडारों का निर्माण, पक्के बेड, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस निर्माण, स्प्रिंकलर सिस्टम, वाटर टैंक और निर्माण एवं मरम्मत, निरीक्षण पथ निर्माण, सौर ऊर्जा पैनल एवं ट्यूबवेल इत्यादि कार्य प्रगतिरत हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के पर्यावरण एवं नगर मंत्रालय वन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित नगर वन योजना के अंतर्गत पूरे देश के शहरी ढांचे में हरित स्थानों और सौंदर्यपरक वातावरण का निर्माण करने हेतु नगर वन एवं नगर वाटिका विकसित किए जा रहे हैं। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में वन भूमि की सुरक्षा एवं हरित स्थान बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 22 नगर वन हेतु राशि 22.72 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिनके कार्य प्रगतिरत है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 16 नगर वन स्थापित किए जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए गए हैं, जिसमें बेगू में रावत भाटा, बेगू में ही चंदेरिया मगरी, उदयपुर ग्रामीण में होड़ा, सलमपुर में सोनार माता, कोटा उत्तर में अभेड़ा, झालरापाटन में गोमती सागर प्रथम, झालरापाटन में गोमती सागर द्वितीय, नगर में आदि बद्री धाम, नगर में ही जरखोड़ गुफा, नगर में ही सेवल मंदिर, मालपुरा में मालपुरा और निवाई में निवाई। इसके अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र श्री माधोपुर में शाहपुरा से रींगस राजमार्ग पर जालपाली मोड़ के पास एक नगर वन बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए हम देश के वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी जो अलवर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, इसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं। वन संरक्षण का संकल्प, जीवन की हरियाली का विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना राजस्थान में वन विकास हेतु AFD फ्रांस द्वारा वित्त पोषित राजस्थान वानिकी जैव विविधता विकास परियोजना प्रदेश में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राज्य में 13 जिलों अलवर, बारा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना की अवधि 8 वर्ष 2023-24 में 2030-31 तक। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में अग्रिम मृदा कार्य 22,657 हेक्टेयर, जल संरक्षण संरचना एवं अन्य विकास कार्य हेतु राशि रुपीज 217.70 करोड़ का प्रावधान है। वित्त विभाग द्वारा उक्त प्रावधानों के विरुद्ध आज दिनांक तक 80 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं और इस वर्ष की बजट घोषणा में अधिक वन किए जा चुके हैं। इस वर्ष की बजट घोषणा में अधिक वन घनत्व एवं जैव विविधता वाले वन क्षेत्रों में RET के संरक्षण व संवर्धन हेतु 2 वर्ष में 40 प्लांट माइक्रो रिजर्व 16 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। राजस्थान जल वायु परिवर्तन प्रतिक्रिया एवं पारिस्थितिक तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना, यह परियोजना जायका के सहयोग से राजस्थान के 25 पश्चिमी जिलों में क्रियान्वित की जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 10 वर्षीय अवधि में 1,774 करोड़ रुपए रहेगी। परियोजना में मुख्य रूप से वनीकरण, जल व मृदा संरक्षण के कार्य कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राज्य के महत्वपूर्ण वन्य जीव प्रवास क्षेत्रों जैसे ताल छापर, चूरू, मरू राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, जोड़ भीड़ बीकानेर, सूंदा माता जालोर में भी हैबिटेट संरक्षण व संवर्धन के कार्य कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त नवाचार के रूप में जैव विविधता के भंडार हमारे देव वन ओरणों के संरक्षण विभाग में डिजिटल क्रांति के रूप में उन्नत डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के निर्माण का प्रावधान भी इस परियोजना में किया गया है। वन एवं वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्रों में अवांछित प्रजाति विलायती बबूल जूली फ्लोरा को हटाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रुपए 5 करोड़ व्यय किए जाएंगे एवं 10,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में विलायती बबूल जूली फ्लोरा को हटाकर चारागाह विकास स्थानीय प्रजाति के पौधों पर रोपण किया जाएगा।
फिर मैं दोबारा कहूंगा, मेरा आपसे इसमें कोई नहीं है। हाँ बोलिए, बोलो। तो वो भी मिलेगा, चिंता मत करो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आधारभूत सुविधाओं का विकास। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पेट्रोलिंग ट्रैक हेतु राशि ₹5 करोड़, फायर लाइन हेतु राशि ₹5 करोड़, वन विभाग के भवनों एवं परिसरों के सुदृढ़ीकरण विशेषकर महिलाओं हेतु आवश्यक सुविधाएं विकसित करने हेतु ₹10 करोड़ का व्यय किया जाएगा। ड्रोन के माध्यम से सीडिंग हेतु राशि ₹3 करोड़ एवं वायरलेस सिस्टम में सुधार, ट्रैप कैमरों के नेटवर्क के विस्तार हेतु ₹2 करोड़ व्यय किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा, वर्ष 2019-20 में सांबर झील में नावा क्षेत्र में 13,100 और जयपुर क्षेत्र में 7,000 प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई थी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था बरेली की जांच के अनुसार इसका प्राथमिक कारण क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटोनियम बैक्टीरिया के उत्पन्न एवियन ब्यूटोलिजियम रोग था। वर्ष 2024 में फिर से एवियन ब्यूटोलिजियम प्रकोप देखा गया। वन विभाग, पशुपालन विभाग, पशु चिकित्सा आपदा प्रबंधन विभाग तथा जिला प्रशासन के सहयोग से किए गए प्रभावी समन्वित प्रयासों ने सांबर झील में एवियन ब्यूटोलिजियम के फैलने से नियंत्रित किया गया, जिसके लिए समय पर बचाव कार्य, मृत पक्षियों को झील से हटाने और उनके निपटान की व्यवस्था की ताकि रोग के प्रसार में रोका जा सके। इस प्रकार इस वर्ष 2024-25 में केवल 1383 पक्षियों की मृत्यु दर्ज की गई, जो कि गंभीर और एक सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिजिटल एवं वन सीमाओं की सटीकता बढ़ाए जाने हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से इन्हें राजस्व पैमाने पर बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे वन भूमि की सटीक जानकारी दी जा सकेगी एवं अनेक प्रबंधन कार्यों को गुणवत्ता आएगी। राज्य में कुल वन भूमि में से 86.65% भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आपके लिए है, बोलूं? हम दोनों को, अध्यक्ष जी आपके लिए ही है। आप सबके लिए बोलो। नहीं, आपके लिए ही, हम दोनों के बीच की बात है। वो घर में करना। हम दोनों जैसे बहुत मिलेंगे। हम दोनों जैसे बहुत मिलेंगे, पर हम दोनों नहीं मिलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारत की संस्कृति और परंपराएं प्रकृति के प्रति गहरी आस्था और सम्मान को दर्शाती है। तेरे समझ में भी ना आएगी। नहीं, घर चले जाना। आप अपना, माननीय मंत्री जी, आप सीधे जवाब मत दो। वो बोलता था जी, ये मैं बोलूं, आप बोलो। आप अपना काम जारी रखो। भारत की संस्कृति और परंपराएं प्रकृति के प्रति गंभीर आस्था और सम्मान को दर्शाती है। ऋषि मुनियों की तपस्थली से लेकर धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित वृक्षों की महिमा तक वन हमारी सांस्कृतिक धरोहर का मूल आधार रहे हैं। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति वृक्षों के नीचे ही हुई थी। भगवान बुद्ध की बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई, जो दर्शाता है कि प्रकृति न केवल जीवन दावनी है बल्कि आत्मिक उत्थान का माध्यम भी है। भगवान महावीर ने भी वनों में घोर तपस्या करके अहिंसा और सत्य का संदेश दिया था। अगर मैं अपने राज्य के समृद्ध वन्य जीव के बारे में चर्चा करना भूल जाऊं तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। दूसरे राज्यों के लोग ये सोचते होंगे कि राजस्थान मरु प्रदेश है, इसलिए वहां रेत के टीले होने चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन है तो हम हैं, इस तत्व को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। वन एवं वन्य जीव संरक्षण हमारी संस्कृति है। सिरस्का बाग परियोजना से सटा हुआ अलवर शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आप ही की विधानसभा का डडीकर क्षेत्र एवं बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में भीमलट क्षेत्र के आसपास की पहाड़ियों में अधिकांश पत्थरों शिलाओं पर अलग अलग प्रकार की रॉक पेंटिंग उकेरी हुई है, जिसमें वन्य जीवों एवं मानव की आकृतियां बनी हुई हैं, जो कि हमारी संस्कृति दर्शाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में वन्य जीव संरक्षण को विशेष महत्व देते हुए मेरे विभाग ने संकल्प लिया कि वन्य जीव प्रजाति को बचाने के लिए और साथ साथ बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स की रेड डेटा बुक में अंकित प्रजातियों को विलुप्त श्रेणी में बचाने के लिए हमारी सरकार ने विशेष पहल की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 3 मार्च 2025 को सासन गिर गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय वन्य जीव मंडल की बैठक में
गोडावण पर राज्य में किए जा रहे संरक्षण कार्य की सराहना की एवं राष्ट्रीय गोडावण संरक्षण एक्शन प्लान की घोषणा की। मैं ये सदन को बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय की मंशा अनुसार राजस्थान राज्य में राज पक्षी गोडावण की संख्या अभिवृद्धि हेतु अतुल्य पहल की जा रही है। ये IUCN की रेड डेटा बुक में अंकित है और पूरे विश्व में केवल 150 की संख्या में बचे हैं, जिनकी अधिकांश संख्या राजस्थान में पाई जाती है। इस दिशा में वन विभाग, राजस्थान सरकार, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून संयुक्त रूप से प्रयासरत है एवं सम एवं रामदेवरा में 2 कृत्रिम गोडावण प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई। मुझे बताते हुए गर्व होता है कि इस दिशा में कैपेटिव ब्रीडिंग के अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों का भी सफल प्रयोग किया जाकर विलुप्त होते हुए गोडावण की संख्या में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है और वर्तमान में 44 गोडावण जीवित हैं। हमारी सरकार द्वारा बजट 2024-25 में गोडावण संरक्षण हेतु पहली बार रिवाइल्डिंग टनल का निर्माण करने की घोषणा की और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने इस कार्य को प्रारंभ कर दिया है और आगामी वर्ष तक गोडावण के चूजे इसमें छोड़कर प्राकृतिक आवास को छोड़ने का महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। अध्यक्ष महोदय, बाघ वन के बिना जीवित नहीं रह सकता और उसी प्रकार वन भी बाघ के बिना समाप्त हो जाएगा। बाघ को वन को बचाना होगा और वन को अपने बाघों को बचाना होगा। राज्य में बाघ के संरक्षण हेतु 5 बाघ परियोजना क्षेत्र हैं, परंतु मैं सदन में उनके संरक्षण के संबंध में बोलने से पहले उनके बारे में उल्लेख करना चाहूंगा कि जिनके कारण इन क्षेत्रों में आज बाघ स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं, उनकी संख्या में अभिवृद्धि हो रही है। बाघ संरक्षण से जुड़े हमारे वन विभाग के स्टाफ के अग्रिम पंक्ति के वन कर्मी जो मां दुर्गा के वाहन को बचाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं और मैंने स्वयं इस क्षेत्रों में भ्रमण करके देखा है कि अत्यंत दुर्गम परिस्थितियों में एक माह में कम से कम 25 दिनों तक लगातार बाघ वगैरह व अन्य वन्य जीवों के बीच न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं के साथ गर्मी, वर्षा एवं सर्दी के मौसम में दूर दराज स्थित चौकी नाका में रहकर अपने कर्तव्यपूर्ण निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। ऐसे सभी वन कर्मियों को इस सदन के माध्यम से मैं बहुत बहुत सैल्यूट भी करता हूं और हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं। इसी दृष्टिकोण से को मानवीय स्वरूप देकर हमारी सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में रणथंभौर, सिरस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में स्थित चौकी नागा एवं एंटी पोचिंग कैंप में मूलभूत सुविधाओं को विकसित किए जाने की घोषणा की गई, जिसमें स्टाफ के लिए घने जंगल में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस बाबत उक्त कार्यों पर 35 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान इस वर्ष रखा गया है। बाघ परियोजना सिरस्का में विस्थापित हुए परिवारों ने बाघों के संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरा ये मानना है कि अपने आवास को छोड़कर नए क्षेत्र में जाकर बसना किसी के लिए भी बलिदान स्वरूप कार्य है एवं इसके लिए मैं विस्थापित परिवारों को बाघ संरक्षण हेतु योगदान के लिए भी नमन करता हूं। विस्थापित परिवारों की आजीविका हेतु सिरस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में नवाचार के तहत बाघ मित्र के रूप में लगाया गया है। इनके द्वारा सिरस्का से पांडुपोल तक जा रहे पर्यटकों एवं दर्शनार्थियों द्वारा गाड़ी रोककर बाघ परियोजना क्षेत्र में किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां नहीं करने के संबंध में जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। राज्य के सभी बाघ परियोजना क्षेत्र में बाघ विस्थापन होने के उपरांत विस्थापित भूमि पर विस्थापित किए गए ग्रामीणों को गैर खातेदारी का हक मिलने से ग्रामीणों में विभाग के प्रति विश्वास बढ़ता है। हमारी सरकार ने विशेष पहल करते हुए हाल ही में तिजारा रूम में कुछ विस्थापित परिवारों को गैर खातेदार का पत्र दिए जाने की कार्रवाई की गई। विस्थापित परिवारों को गैर खातेदारी पट्टे वितरित कर इस कार्य को हम निरंतर जारी रखेंगे, जिससे विस्थापन प्रक्रिया को गति मिलेगी और विस्थापित परिवार को लोगों को मूलभूत सुविधाएं में प्रदेश के समस्त लाभकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही में रून क्षेत्रों में बाघ परियोजना सिरस्का एवं वन मंडल अलवर अधीन 57,516.18 हेक्टेयर वन भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग के नाम अमल दरमाद किया गया है और ये बहुत बड़ा काम हमारे जिला प्रशासन द्वारा और वन विभाग द्वारा किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं माननीय सदस्यों को गणों को अवगत कराना चाहूंगा कि प्रदेश में टाइगर रिजर्व में वर्ष 2024 में अब तक कुल 25 शावकों ने जन्म लिया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, 2024 से लेके आज तक हमारे जितने भी टाइगर रिजर्व्स में उनमें 25 नए शावकों ने जन्म लिया है। इसके लिए तो ताली बजाओ। बधाई दे दी इन्होंने पहले ही।
जब जन्म लिया था तभी बधाई दे दी। ट्विटर पे दी थी आपने। माननीय बाघों के जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र से बाघिनों को ट्रांसलोकेट किया जाकर राजस्थान के रामगढ़ विजधारी, हाँ सर, अब टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में रिलीज किया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में एनटीएसए के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य, महाराष्ट्र राज्य से 5 बाघिन, 2 बाघिन मध्य प्रदेश व 3 बाघिन महाराष्ट्र से मुकुंदरा हिल्स व रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रेवेश एवं आश्रय संबंधित अनुकूल परिस्थिति बनाने के उपरांत इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा और ये राजस्थान में प्रथम अंतरराज्यीय बाघ ट्रांसलोकेशन की योजना होगी, जो केवल और केवल माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के दिशा निर्देशन पर ही संभव हो पा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में मानव जीव वन्य जीव संघर्ष का एक ज्वलंत विषय है। राज्य के बाघ संरक्षित क्षेत्रों के अतिरिक्त वन्य जीव अभ्यारण्यों, कंजर्वेशन रिजर्व्स तथा प्रादेशिक वन क्षेत्रों में प्रवेश में कमी है। इस कारण बघेरा व अन्य मांसाहारी वन्य जीव नजदीकी गांवों में मवेशियों को अपना शिकार बनाते हैं, जिससे आम जन में उनके मवेशियों की हानि होने का आक्रोश उत्पन्न होता है। अभी हाल ही में उदयपुर में गोगंदा क्षेत्र में बघेरा द्वारा गांव में घुस जाने के कारण काफी विषम स्थितियां उत्पन्न हुई थी। इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु हमारी सरकार ने इस विषय पर गंभीर होकर के संवेदनशीलता से विचार करते हुए वर्ष 2025-26 के बजट में वन्य जीव अभ्यारण्यों, कंजर्वेशन रिजर्व तथा प्रादेशिक वन क्षेत्र में प्रे बेस बढ़ाने के लिए 30 करोड़ रुपए की लागत से 20 प्रे बेस एग्यूमेंटेशन एनक्लोजर स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रे बेस को एनक्लोजर में रखा जाकर उनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि होने पर खुले जंगलों में छोड़ा जाएगा। इससे वन्य क्षेत्रों में बघेरा, जरक इत्यादि को पर्याप्त भोजन मिलने से उनके वन्य क्षेत्र से बाहर आने की समस्या कम होगी तथा मानव वन्य जीव संघर्ष की घटना अंकुश लगेगा। मानव वन्य जीव संघर्ष में वन्य जीवों को समय पर रेस्क्यू करने हेतु इस वर्ष प्रदेश में 5 रेस्क्यू वाहन में उपकरण उपलब्ध कराने हेतु बजट में घोषणा की गई है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में वन्य जीव के क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अर्जित करने के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, सरिस्का बाघ परियोजना एवं रणथंभौर बाघ परियोजना में SDG 7 एंश्योर access of affordable, reliable, sustainable and modern energy for all and SDG 13 take urgent actions to combat climate change and its impact by regulating emissions and promoting developments in renewable energy के तहत EV बसों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। पक्षियों के लिए स्वर्ग माने जाने वाले वेटलैंड, यूनेस्को एवं रामसर साइट कैवला देवी राष्ट्रीय उद्यान घना भरतपुर में पूर्व संचालित ई रिक्शा एवं गोल्फ कार्ट के साथ साथ ई साइकिल की भी शुरुआत की गई है। इसके लिए सरिस्का गेट व टहला गेट से पांडुपोल हनुमान मंदिर तक दर्शनार्थियों के लिए रणथंभौर के शेरपुर तिराहे से त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक EV इलेक्ट्रिक व्हीकल संचालन करने के लिए उचित दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इससे भविष्य में दर्शनार्थियों को एक सुखद अनुभव के साथ साथ बाघ परियोजना के क्षेत्र में प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने में बहुत बड़ा कदम सिद्ध होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य जिला चूरू में क्षमता कैरिंग कैपेसिटी से अधिक कृष्ण मगर होने के कारण मद्देनजर कृष्ण मगरों को अन्यंत्र स्थानांतरण करने का निर्णय लिया गया। जसवंतगढ़ में 450 हेक्टेयर वन भूमि का पर ग्रासलैंड सुधार कर कार्य किया जाकर अभी हाल ही में मेरे वन विभाग द्वारा विभिन्न चरणों में 22 कृष्ण मृगों को ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य से राजस्थान के जसवंतगढ़ ग्रासलैंड में स्थानांतरित किया गया है। और यह हर्ष का विषय है कि ट्रांसलोकेशन की इस प्रक्रिया में बिना किसी कृष्ण वर्ग के क्षति के वाइल्ड से वाइल्ड में कृष्ण वर्गों का पहली बार सफलतापूर्वक ट्रांसलोकेशन किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा चीतों के स्वतंत्र विचरण हेतु अनुकूल आश्रय स्थल पर वैज्ञानिक मापदंडों के अनुसार कूनो गांधी सागर लैंडस्केप का निर्धारण किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। मध्य प्रदेश में 10,500 वर्ग किलोमीटर एवं राजस्थान में 6,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। पूर्व में कूनों से कुछ चीतों को छोड़ने पर राजस्थान की सीमाओं में 3 बार चीते विचरण करते हुए प्रवेश कर गए, जिन्हें ट्रैंकुलाइज कर जाकर पुणे कूनों ले जाया गया। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की पहल पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई
और भोपाल में चर्चा की गई। राजस्थान में चीतों का स्वच्छंद विचरण हेतु उपयुक्त वातावरण बनाया जाए, जिससे चीतों के राजस्थान में प्रवेश करने और चीतों के लिए उपयुक्त आश्रय स्थल मिल सके एवं भविष्य में यहाँ के निवासी भी अपने प्रदेश में चीतों का दीदार कर सके। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट घोषणा में गांधी सागर अभयारण्य, भैंसरा रोडगढ़ अभयारण्य, चित्तौड़गढ़ एवं चंबल अभयारण्य को कूना नेशनल पार्क से जोड़ते हुए चीते के विचरण हेतु कॉरिडोर एवं सफारी बनाने के लिए मध्य प्रदेश के साथ MOU करते हुए फैसिबिलिटी स्टडी करवाए जाने की घोषणा की गई। मैं ये सदन को सूचित करना चाहूंगा कि फैसिबिलिटी स्टडी हेतु MOU बनाने का कार्य पूरा हो चुका है और शीघ्र ही दोनों राज्यों के मध्य हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके उपरांत भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून एवं आश्रय स्थल परीक्षण एवं प्रेवेश आकलन इत्यादि किया जाकर आश्रय स्थल सुधार कार्य, जिसमें ग्रासलैंड डेवलपमेंट कार्य इत्यादि किए जाएंगे। शासन गिर गुजरात में दिनांक 3/3/2025 को आयोजित राष्ट्रीय वन जीव मंडल की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा देश में घड़ियाल संरक्षण की दिशा में नई परियोजना की घोषणा की गई। जैसा कि माननीय सदस्यों गणों को विदित है, चंबल घड़ियाल संरक्षण हेतु भारत में सबसे प्रमुख एवं अनुकूल आश्रय के रूप में जाना जाता है। इसकी सुरक्षा राज्य की विशेष प्राथमिकता है। मैं ये सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 19 फरवरी 2025 को राजस्थान विधानसभा में घड़ियाल संरक्षण के लिए सवाई माधोपुर में पाली घाट के निकट घड़ियाल रियलिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। सवाई माधोपुर करौली क्षेत्र में सियागोज प्रजाति के वन्य जीव पाए जाते हैं, जो आज के समय विलुप्त होते जा रहे हैं। इस संबंध में हमारी सरकार ने वर्ष 2025-26 के स्थानीय समुदाय विशेषज्ञों की सहायता से सियागोज प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन की घोषणा की गई। विलुप्त होती सियागोज प्रजाति को संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान के अध्ययन करवाया जाएगा, जिससे उक्त प्रजाति की संख्या में बढ़ोतरी की कार्य योजना बनाई जा सके। वन एवं वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों के प्रति जागरूकता एवं लगाव बढ़ाने के लिए हम अपनी नई पीढ़ी को खास तौर से छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना अत्यंत आवश्यक है। बाघ परियोजना क्षेत्रों में बाघ रक्षक कार्यक्रम के अंतर्गत रणथंभौर टाइगर रिजर्व में दिनांक 21/1/2024 को शुभारंभ किया गया। बाघ रक्षक कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 74 विद्यालयों के 4500 से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क भ्रमण कराया गया। इसी तरह से सरिस्का टाइगर रिजर्व में माह फरवरी 2025 में स्कूल के लगभग 120 बच्चों को जंगल भ्रमण कराया गया तथा वन एवं वन्य जीव बाघ वगैरह भालू चीतल सांबर की जानकारी दे करके बाघ संरक्षण हेतु विशेष जागरूकता किया गया। प्रदेश में कंजर्वेशन रिजर्व में पर्यटन को बढ़ावा देने राज्य सरकार द्वारा प्रवेश शुल्क में कमी की गई, जिससे इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा पानी में। साथ ही प्रदेश में वन्य जीवों के क्षेत्रों को इको टूरिज्म स्थल पर शुल्क निर्धारित कर टिकट की व्यवस्था शुरू की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के पर्यटक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर के 30 हेक्टेयर क्षेत्र में टाइगर सफारी विकसित की गई है, जिसका लोकार्पण 7/10/2024 को माननीय प्रधान अध्यक्ष जी पानी की व्यवस्था करा दिया कह दिया। मेरी बात सुनो पहले। बिराजो हरिमोहन जी बैठे बैठाइए, आप बैठिए। जब दिन भर पढ़ रहे थे तब कहाँ गए थे? तब अध्यक्ष महोदय ने कहा था नहीं पढ़ा वो मान ले जावे, खुद तो कर दिए। बाबूजी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बाघिन रानी द्वारा दिनांक 10/5/2024 को जन्मे शावकों की देखभाल नहीं करने पर उनके उद्यान पानी पियो। आ गया पानी आ गया। पहले आराम से मानवता भी नहीं है। आराम से धीरे ही पेश बोलो। अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राजस्थान राज्य
मैं पहली बार अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में न्यूनतम मानवीय दखल के साथ पाले हुए 2 शावकों को मैं अध्यक्ष जी घोषणा कर देता हूं, क्योंकि मेरे को अब चक्कर आ रहे हैं। तो मैं जो आप घोषणा कर दो, वो बोल दो ना, आप घोषणा कर दो और बाकी हो तो रख दो, जो कर सकते हो आप करो, बाकी कर दो ना, कोई जरूरी थोड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में पुलिस कल्याण कोष की तर्ज पर वन विभाग में भी वन कर्मी कल्याण कोष बनाने की कार्रवाई की जाएगी। सारा टेबल ही कर देता हूँ, चक्कर आ रहा है। टेबल कर दो आप राजो, आप केवल मांग जो ना पारित की जाए, एक वाक्य कह दो, मांग पारित की जाए, एक वाक्य कह दो बस, बैठे बैठे बोल दो, मांग बैठे बैठे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 45 पारित की जाए। प्रश्न ये मांग संख्या 56, प्रश्न ये है कि मांग संख्या 56 उद्योग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 11,94,04,18,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण, प्रश्न ये है कि मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 21,27,16,30,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ, जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 11 मार्च 2025 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।